हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए, जो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पे आ गए हैं। ठीक है, तो आज जो प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं वो 11वें नंबर की वीडियो है। ठीक है, इसके पहले हमने 10 वीडियोज ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसमें आप जा करके क्रम से एक के बाद एक वीडियोज को देख सकते हैं। और इस वीडियोस के माध्यम से, यानी ये जो वीडियोस आपको मिलती हैं डेली टू डेली, इनके माध्यम से हम कंप्लीट 15 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको एक पैसेज डेली मिलता है और इसके साथ साथ जो 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं व्याकरण वाले, वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ खास बातें हैं आज की वीडियो में वो देखिए। सबसे पहले हमने लिया हुआ है गद्यांश। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, गद्यांश सॉल्व करते समय हमें बस एक ही बात की ध्यान रखना होता है कि हमें गद्यांश के इतर जा करके कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, भले ही जो गद्यांश में चीजें लिखी हैं वो रियल लाइफ में मे बी रॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके जो गद्यांश में सही लिखा है बस उसी बात को हमें सही मानना है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे तो चांसेस हैं कि हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएं। चलिए, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं और हमारा जो गद्यांश है उसको पढ़ते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कठिन कठिन शब्द होते हैं ना, जैसे पहला ही शब्द है मृत्युंजय, हो सकता है आपसे ये वर्तनी शुद्धिकरण में पूछ लिया जाए कि मृत्युंजय की सही वर्तनी क्या है। तो इस वजह से कई तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आप पैसेज में ही देखेंगे, पैसेज में आपसे प्रत्यय और उपसर्ग ही पूछ लेते हैं, किसी शब्द का संधि विच्छेद पूछ लेते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं और इसी पैसेज से सही वर्तनी भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए हमसे क्या कह रहे हैं कि मृत्युंजय और संघमित्र की जो मित्रता है ना, वो पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। यानी कि दो व्यक्ति हैं, कौन कौन? एक तो मृत्युंजय उनका नाम है, दूसरे हैं संघमित्र। और ये जो दोनों व्यक्ति हैं ना, ये पाटलिपुत्र में हर व्यक्ति के द्वारा जाने जाते हैं कि ये दोनों बहुत ही पक्के मित्र हैं, बहुत ही पक्के दोस्त हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, मतलब आगे क्या कह रहे हैं कि मृत्युंजय जन जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे। यानी कि जो मृत्युंजय है ना, जन जन अर्थात लोगों के द्वारा इन्हें जो धन्वंतरी उपाधि है वो दी गई थी। अर्थात मृत्युंजय को कौन सी उपाधि मिली हुई थी? धन्वंतरी जो है ये उपाधि मिली थी। और इनका जो पेशा था वो क्या था? यानी कि ये डॉक्टर थे अर्थात वैद्य थे। किनके द्वारा ये इनको उपाधि दी गई है धन्वंतरी की? तो लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, जबकि वहीं पे संघमित्र की बात कर रहे हैं कि संघमित्र जो है वो समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु थे। यानी कि उनको जो है भिक्षु जो है उपाधि, इस टाइप की उपाधि मिली थी। आगे देखिए, मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे। यानी कि जो मृत्युंजय है ना, ये चरक और सुश्रुत जो है, आपको पता होगा कि चरक और सुश्रुत हमारे यहाँ प्राचीन काल के वैद्य माने जाते हैं, तो उनसे मतलब कि रिलेटेड थे, जो कि संघमित्र मतलब कि बुद्ध के संघ और धर्म को, अर्थात जो मृत्युंजय हैं वो चरक और सुश्रुत को बिलोंग करते थे, वहीं जो संघमित्र हैं वो भिक्षु थे अर्थात बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम का जीवन, अर्थात प्रथम कौन है? प्रथम जो बात की गई है वो मृत्युंजय की बात की गई है। तो जो प्रथम शब्द है वो किसको मतलब इशारा कर रहा है? मृत्युंजय को। तो जो मृत्युंजय हैं जिनके लिए यहाँ पे शब्द यूज किया गया कि प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायुषु में विश्वास था। यानी कि ये जो मतलब कि मृत्युंजय है ना, इनका मानना था कि जीवन में संपन्नता हो, जीवन दीर्घायु वाला हो। ठीक है, वहीं जो दूसरे व्यक्ति हैं अर्थात जो संघमित्र हैं, इनका जीवन के निराकरण और निर्माण में विश्वास था। अब जो बौद्ध भिक्षु हैं तो जाहिर सी बात है उनका जो विश्वास है वो निर्माण में ही होगा। आगे देखिए, दोनों ही दो विपरीत तटों के समान थे। यानी कि है ना कि एक सिक्के के दो पहलू हैं लेकिन साथ साथ चलते हैं, इस टाइप की बातें हैं। फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता, यानी कि जो प्रेम की नदी है वो उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। यानी कि एक दूसरे से जोड़ के रखती थी, एक दूसरे से अलग नहीं होने देती थी। ये थोड़ा मतलब कि कठिन दिख रहा है, क्योंकि अगर आपको इसके जो शब्द हैं वो नहीं समझ आएंगे तो पैसेज नहीं समझ आएगा। और ये पैसेज 2022 का पूछा गया पैसेज है यूपी ट्रिपल एससी पेट का। ठीक है, आगे देखिए,
आगे आपसे कह रहे हैं कि यह आश्चर्य है, जीवन के उपासक वैद्यराज को उस निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था। यानी कि जहाँ जो मतलब कि संघमित्र हैं उन्हें हमेशा निर्वाण की बात सूझ रही है, और वहीं जो मृत्युंजय हैं उनको अधिक से अधिक लंबे समय तक कैसे जीवन जिया जाए वो बात सूझ रही है। बावजूद इसके दोनों लोगों के जो विचार हैं वो इतने विपरीत हैं, बावजूद इसके दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं है। आगे देखिए, कह रहे हैं पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वैद्यराज के मुंह में फंस अपने निर्वाण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। ठीक है, आगे देखिए, वैद्यराज अपनी वार्ता में संघमित्र से कहते, निर्वाण यानी मोक्ष का अर्थ है आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघमित्र हंसकर कहते, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है। आगे देखिए, देह तो अपने आप में व्याधि मतलब होता है रोग यानी कि कष्ट है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। कुल मिलाकर के उनका मानना था कि जो शरीर है वो तो अपने आप में ही एक रोग है, और तुम शरीर के यानी कि रोगों का ही रोग दूर कर रहे हो। तो मतलब उपमा दे करके चीजें इसमें बताई गई हैं। आगे देखिए, देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है, अर्थात जो संघमित्र हैं उनका यही मानना है कि मोक्ष प्राप्त करो, वहीं से सारी मुक्ति वगैरह मिल जाएगी। फिर कह रहे हैं कि वैद्यराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूँ। और आगे देखिए, पर दृष्टियों का ये विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं हुआ। ठीक है, अर्थात भले ही दोनों के विचार अलग हैं, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू के जैसे हैं, यानी कि एकदम विपरीत हैं, लेकिन चलना साथ साथ ही है। इन दोनों जन की मित्रता पर ना इनके जो विचार हैं वो मतलब कि बीच में बाधा नहीं डाल रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहते। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक छोटा सा पैसेज रहा। इस पैसेज से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखिए। ठीक है, कह रहे हैं कि देह यानी कि जो शरीर है उसकी बात हो रही है। शरीर व्याधि मतलब रोग के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। संघमित्र कौन थे? तो बौद्ध भिक्षु थे। तो उनका क्या मानना है वो आप देखिए। कह रहे हैं संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण में मानते थे। अभी हमने देखा था, हाँ, ये उनका यही कहना था। वो अपने मित्र को यही तो कह रहे थे ना कि तुम देह जो है वो अपने आप में एक व्याधि है, अपने आप में एक रोग है, तुम देह के रोग को ठीक करने पे लगे हुए हैं। अरे तुमको अगर देह का जो रोग है वो ठीक करना ही है तो भगवान की शरण में आ जाओ। तो भिक्षु वगैरह तो इसी तरह की बातें करते हैं ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना था। तो अभी हमने अपने स्टेटमेंट में देखा था पैसेज में कि जो मृत्युंजय है ना उनका मानना था कि आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो कि मूल शब्द के पहले लगते हैं वो बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, व्या और सु, दूसरा है आधि और ओ, ये तो बिल्कुल नहीं है, तीसरा है वी और आ और सु, ऐसा नहीं है, डी वाला सही हो जाएगा। व्याधि में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है वी, वहीं सुयोग में जो उपसर्ग लगा है वो है योग का जो है मतलब कि इसका मूल शब्द है योग, और सु उसमें लग गया है उपसर्ग। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहे हैं कि संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। देखिए, कह रहे हैं मृत्युंजय सादा जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति के समर्थक थे, तो वो बौद्ध भिक्षु थोड़ी न थे, बौद्ध भिक्षु तो संघमित्र थे, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं संघमित्र और मृत्युंजय दोनों मित्र थे और उनके जीवन सिद्धांत एक जैसे ही थे, बिल्कुल नहीं। एक लोग डॉक्टर थे, दूसरे लोग बौद्ध भिक्षु थे। एक लोग देह की रोग को ठीक करने पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं देह अपने आप में ही रोग है, तुम उसको क्या ठीक कर रहे हो, तो गलत बात है ये। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं संघमित्र जीवन को निरोग, पहली बात तो जानिए कि निरोग नहीं होता है, निरोग होता है। क्या होता है? निरोग, अपने आप में ये वर्तनी का ही अशुद्धि है, बनाकर आनंदपूर्ण जीने व दीर्घायु रहकर उपभोग का आनंद उठाने के समर्थक थे, तो ये बात गलत है। बौद्ध भिक्षु होकर के इस तरह की बातें नहीं कर सकते ना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी, कि मित्र होते हुए उन दोनों के जीवन सिद्धांत एकदम विपरीत थे, अर्थात वो एक नदी के दो किनारे थे, या ये कहें कि एक सिक्के के दो पहलू थे, विपरीत लेकिन साथ साथ चलने वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था। तो दीर्घायु और मतलब कि जीवन की संपन्नता में विश्वास किसका था। तभी हमने देखा था कि जो मृत्युंजय है ना उनका विश्वास था। तो पैसेज अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये बहुत ही इजी सा पैसेज हो जाएगा। पैसेज की लैंग्वेज थोड़ा टफ थी, बस यही बात है। चलिए अब वहां पे जो चीजें थी वो हमने देख ली। पैसेज में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो वर्तनी शुद्धिकरण से है उसमें आपको 4 वर्तनियां दी हुई हैं। एक तो ऋण, दूसरा भी ऋण, तीसरा ऋत, चौथा है ऋजु। ठीक है, बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक, तो आप देखिए, मुझे तो लग रहा है इसमें 2-2 शुद्ध शब्द हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ना भाई आपको 2-2 शुद्ध शब्द मिल जाएंगे। कौन से? एक तो ये ऋण एकदम ठीक लिखा है, दूसरा आप देखिए जो डी में ऋजु है ना, ये भी एकदम ठीक लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए ऋण ऐसा नहीं लिखा जाता है, इसको आप थोड़ा सा सही कर सकते हैं कि ऋण जो है वो री लिख करके और अणा लिखा जाता है। ठीक है, वही ऋत जो है ना, ये ऋत नहीं होता है, क्या होता है? ऋतु होता है। क्या होता है? ऋतु। ठीक है, लेकिन जो ऋजु और ऋण लिखा हुआ है वो दोनों सही हैं। तो आप इसकी जो सही वर्तनी है वो आप सही टिक कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा क्रम भी उल्टा हो गया है, मैं रोज चेक करती हूँ फिर भी गलत हो जाता है। खैर, अब हम चीजें बता तो देते ही हैं लिख लिख करके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या करें? करें लिखित शब्दों में से आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन क्या है? आषाढ़, कष्ट, पुष्ट या फिर रेशम। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि जो सही शब्द है, नहीं सही नहीं, आपको यहाँ पे ना गलत बताना है। तो आषाढ़ ठीक लिखा है, कष्ट होता है, ठीक है, रेशम भी ठीक लगा, लेकिन जो पुष्ट है ना वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें ना पेट चिरौना सा लगता है, पुष्ट इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म का जो है चयन कीजिए। तो चलिए चयन कर लेते हैं। कह रहे हैं आवर्त पानी का भंवर। ओहो हो, ये देखिए आवर्त के बाद यहाँ लगेगा हाइफन। ठीक है, वो हो जाएगा पानी का भंवर। अवश्य को कह रहे हैं कि ये हो जाएगा अवश्य, और तीसरा है अश्व घोड़ा, और आसन कह रहे हैं भोजन। और हमें कहना है कि सही शब्द युग्म कौन सा है। ठीक है, तो आप देखिए केवल सी वाला सही होना चाहिए, क्योंकि अश्व का घोड़ा होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो वर्तनी है ना वो गलत लिखी है, क्योंकि अश्व इस तरह से लिखा जाता है। अब अगर थोड़ा सा हमारी नज़र से चीज़ें हटी, फटाक से दुर्घटना घट जाएगी। तो अश्व का घोड़ा होता ज़रूर है, लेकिन अश्व की इसमें वर्तनी गलत लिखी है, तो ये तो गलत हो गया। आसन भोजन नहीं होता है, आसन तो मतलब बैठका होता है, जिस पे बैठ के हम लोग पूजा पाठ करें या भोजन करें, कुछ भी करें, तो ये गलत हो जाएगा। अवश्य इस तरह से नहीं होता है, अवश्य इस तरह से लिखा जाता है, तो ये भी गलत हो गया। आवर्त मतलब पानी का भंवर होता है, ये बात एकदम ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि आवर्त शब्द जो है ना वो पानी के भंवर को मतलब कि पानी के भंवर के लिए यूज किया जाता है। तो पहला वाला विकल्प ठीक है, बाकी सबके सब गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहे हैं नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मात्रागत शुद्धि अशुद्धि पर विचार करते हुए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है सूची। तो सूची नहीं होता है, आपको अगर आपने देखा ही होगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, अगर पहला गलत हो गया तो हम लोग कहाँ चलेंगे? विकल्प पे चलेंगे, और हमें बताना क्या है ये भी तो ध्यान से देखना है, शुद्धि अशुद्धि पर विचार करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं केवल एक अशुद्ध है। अच्छा, फिर कह रहे हैं 1 और 2 दोनों ही अशुद्ध हैं, सब मिला लेते हैं तभी ठीक रहेगा। उज्ज्वल तो गलत है, साफ साफ कह रहा है उज्ज्वल। क्यों? क्योंकि उज्ज्वल इस तरह से होता है उज्ज्वल। ठीक है, तो ये भी गलत है। मनोनीत, तो मनोनीत तो एकदम ठीक लिखा हुआ है। अनुगृहीत, ये भी एकदम ठीक लिखा हुआ है। तो तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो चारों अशुद्ध हैं, ये बात गलत है। कह रहे हैं पहला दूसरा और तीसरा तीनों अशुद्ध हैं, ये भी गलत है। पहला दूसरा दोनों ही अशुद्ध हैं, केवल यही एक विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, पहला और दूसरा ये दोनों अशुद्ध हैं, बाकी तीसरा चौथा शुद्ध है, और इस तरह का विकल्प आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? संग्रहित, संग्रहित, संग्रहित या फिर संग्रहित। ठीक है, तो आपको बहुत जगहों पे देखने को मिल जाएगा कि संग्रहित इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसका जो आयोग के द्वारा सही उत्तर माना गया है वो माना गया है संग्रहित, यानी कि ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो अगर आपके पास और भी कोई चीजें हैं कि मैंने यहाँ पे सही देखा, तो कई सारी जगहों पे मैंने भी संग्रहित ही सही देखा है, लेकिन आयोग के द्वारा जो उत्तर माना गया है वो माना गया है संग्रहित। ठीक है, तो आप भी आयोग के द्वारा जो माना गया उत्तर है उसे ही मान के रखिए। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। उंगली, तो अभी कल ही मैंने आपको बताया था उंगली किस तरह से लिखते हैं, देख के तो पता चल ही रहा होगा। फिर कह रहे हैं बांस, तो बांस भी उस दिन हमने बता दिया था। पांचवा, देखिए पांचवा भी बताया था, तो पांचवा नहीं होता है, क्या होता है? पांचवा होता है। ठीक है, इस तरह की जो है मात्रा निकल के आती है पांचवा। ठीक,
इस तरह से। तो यही वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। दांत ठीक है, बांस ठीक है, उंगली ही होता है, ये बात भी ठीक है। बहुत सारे लोग ना उंगली इस तरह से लिखते हैं तो उन्हें लगा होगा कि ये तो गलत है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा लिखा जाता है, उंगली होता है, ठीक है। सॉरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला, यही एक अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ भी आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। शुद्ध आपको बताना है, ये तो कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं लब्ध प्रतिष्ठा, तो लब्ध प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ नहीं होता, ये भी नहीं होता। लब्ध प्रतिष्ठ ये होता है शुद्ध शब्द, ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी हलंत संबंधी अशुद्धि है, वो आपको बताना है किसमें हलंत अनावश्यक रूप से लगा हुआ है। तो श्रीमान तो होता है, ये बात ठीक है। सम्राट भी होता है, ये भी ठीक है। परिषद होता है, ये भी ठीक है, लेकिन श्रीयुत नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रीयुत में ना जो युत है इसमें आपको हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये है श्रीयुत, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रद्युम्न, तो जो प्रद्युम्न है वो इस तरह से नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं वही तो हमें बताना है। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रद्युम्न, ठीक है। क्या होगा? प्रद्युम्न। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, प्रद्युम्न, ठीक, इस तरह से भी लिखते हैं, और ये भी ठीक लिखा हुआ है, प्रद्युम्न, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं आपसे? कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, कनिष्ठ, और दूसरा कौन सा है? उन्नति, और चौथा है ज्योत्सना। तो साफ साफ दिख रहा है ज्योत्सना इसका शुद्ध है। अनुग्रहित नहीं होता, अभी हमने देखा था, अनुगृहीत होता है। क्या होता है? अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ, ठीक है। वहीं उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है। क्या होता है? उन्नति, प्रोग्रेस, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से जो वर्तनी है वो सब गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी वाला, ज्योत्सना शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, पुल्लिंग शब्द तो पहला वाला पूछा गया है। ये क्वेश्चन ना यूपी टेट में पूछा गया था 2019 में, और उस टाइम में बहुत कंफ्यूजन था इसमें। ये वाला पेपर मैंने भी दिया था, हालांकि मेरा एक ही बार में निकल गया था, दोबारा नहीं देने को हुआ। तो देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। चील, कढ़ी, सरसों या फिर संतान। इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो इसमें जब आप देखिए जो संतान है ना वो पुल्लिंग है, बाकी चील भी मतलब कि स्त्रीलिंग है, कढ़ी भी स्त्रीलिंग है, और सरसों तो स्त्रीलिंग है ही। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा पुल्लिंग है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या है? मंत्रणा, सभा, मंडली या फिर न्याय। तो इसका मतलब, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा न्याय, ठीक है। तो न्याय पुल्लिंग शब्द है, न्याय किया जाता है, ठीक है। मंडली बैठी है, कहते हैं ना मंडली बैठी रही। जैसे 4-5 लोग बैठ के बकवास कर रहे हैं, अपना कुछ भी बातें कर रहे हैं, हम लोग मजे लेने के लिए बकवास कहा जा रहा है, तो कुछ भी बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही बोला जाता है मंडली बैठी हुई है अभी भाई, ठीक है। कहते हैं सभा चल रही है, ठीक है। मंत्रणा हो रही है, मंत्रणा की जा रही। तो इस वजह से आप देखिए इसका सही उत्तर क्या है? न्याय हो जाएगा, कि न्याय किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द पुल्लिंग है, यहाँ भी बताना है पुल्लिंग कौन सा है। संकल्प लिया जाता है, बस यही है, ये है, ज़्यादा मतलब दिमाग ही नहीं लगाना। तो लज्जा की जाती है, घटना घट जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो ये सब तो स्त्रीलिंग है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको स्त्रीलिंग ही बताना है। कह रहे हैं आज्ञा, मार्ग, परिमाण या फिर गृह। तो जाहिर सी बात है आज्ञा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन देखिए, वचन, प्रहार, कुंडली और सर्प। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कुंडली। तो कुंडली जो है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है वो विलोम का ठीक है, यानी कि अनभिज्ञ शब्द आपको दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं चलिए बताइए अनभिज्ञ का सही विलोम कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, अज्ञ, विज्ञ, अविज्ञ या फिर अभिज्ञ। ये क्वेश्चन अब आरो यारो ने भी पूछ रखा है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनभिज्ञ का जो सही विलोम है वो हो जाएगा अभिज्ञ, ठीक है, ऑप्शन डी वाला। अन्य देख लीजिए, जैसे अज्ञ शब्द का होता है विज्ञ, वहीं असीम की बात करें तो इसका हो जाता है ससीम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि संतोष महाधन है, और संतोष शब्द को रेखांकित किया गया है, इसका विलोम आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? असंतोष, अस्वीकार, असहयोग या फिर असार। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसका हो जाएगा असंतोष, ठीक है। तो असंतोष, असंतोष नहीं, असंतोष अर्थात संतोष का ना होना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, अनुग्रह का कह रहे हैं आग्रह, अनंत का कह रहे हैं शांत, जड़ का कह रहे हैं चेतन, और आकृष्ट का कह रहे हैं विकृष्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ए वाला ही। क्यों? क्योंकि जो अनुग्रह है ना उसका आग्रह नहीं होता, क्या होता है? विग्रह होता है। क्या होता है? अनुग्रह का
विग्रह होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। तो यमुना के पर्यायवाची बहुत पूछी जाने वाली पर्यायवाची है। चलिए इसमें सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, विकल्प से एलिमिनेट करेंगे। जैसे हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो चंचरीक है ना वो भंवरे का है, तो ये तो हट गया। कालिंदी, क्षितिज, शकुंत, रवि तनया, कालिंदी और वसुमती। और पहला क्या है, अर्कसुता, रवि तनया और कालिंदी। तो बस यही हमारा सही शुद्ध है, मतलब कि यही शुद्ध हो जाएगा कि अर्कसुता भी यमुना के पर्याय हैं, रवि तनया भी यमुना के पर्याय हैं, कालिंदी भी यमुना के पर्याय हैं। अब इसमें देखिए जो क्षिति शब्द है ना वो मतलब कि भू यानी धरा का जो है, धरा अर्थात पृथ्वी, इला, उनका पर्याय है, तो इस वजह से ये भी निपट गया। तो इसी तरह से जब आप ध्यान देखें, मतलब ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि रवि डी वाले में रवि तनया और कालिंदी तो है लेकिन वसुमती नहीं है, तो एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जाते हैं, एग्जाम में नहीं बनते, फिर बस यही दुख रह जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आएगा तो एलिमिनेट कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। और इस टाइप का मतलब क्वेश्चन ना पहले आरओ नहीं पूछता था, लेकिन इस बार इसमें इस तरह के क्वेश्चन आरओ ने खूब पूछ लिए, मतलब लगभग 8-9 क्वेश्चन इस तरह के आरओ ने पूछे हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, वृक्ष, द्रुम और विटप परस्पर पर्यायवाची, तो बस यही वाला ठीक है क्योंकि पेड़ का पर्याय है ये। ठीक है, उत्तर पहला वाला ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। ऑप्शन देखिए, कमला, ज्योति, रोशनी, दूसरा है मतंग, कुंजर, कपीश्वर, तीसरा है कुटिल, दुर्जन, इंदिवर। इंदिवर मतलब क्या होता है, इंदिवर, इंदिवर मतलब कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है, इंदिवर। ठीक है, ये कमल होता है। और कुटिल, दुर्जन, इंदिवर कहीं से भी कहाँ तक ये मतलब कि आपस में पर्याय नहीं है। कह रहे हैं शशि, शशांक, सुधांशु। अभी हमने इसके पहले वीडियो में देखा था सुधांशु चंद्रमा का होता है, शशांक चंद्रमा का होता है और शशि भी चंद्रमा का होता है, तो डी वाला एकदम ठीक है, बाकी सब बेकार है। अन्य भी चंद्रमा के पर्याय हैं, जैसे रजनीश हो गया, राकापति हो गया, राकेश हो गया, निशाकर हो गया, विधु है, मयंक है आदि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे संधि पूछी जा रही है। कह रहे हैं पुस्तकालय में कौन सी संधि है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन होने वाला है। तो पुस्तकालय, पुस्तक धनालय इज इक्वल टू पुस्तकालय, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, यानी ऑप्शन ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नियम वगैरह है, इसको आप देख लीजिएगा। बस इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आज हमने कम क्वेश्चंस रखे थे, कल वाली वीडियो में हमने ज़्यादा क्वेश्चंस रख दिए थे और आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा नहीं, तो इस वजह से हमने कम क्वेश्चन रखे हैं, छोटी वीडियो भी रखी है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए।